अभी हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं आज की क्लासेस में। जो 5 मार्क्स आपकी एग्जाम में आएगा, 5 मार्क्स वाला प्रश्न को इम्पोर्टेंट सभी जो प्रश्न है इसको करने वाले हैं। चलिए पहला सवाल हम लोग करते हैं कि पहला सवाल आपका स्क्रीन पर 5 मार्क्स वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कांट का गैसीय सिद्धांत क्या है। इमानुएल कांट का जो गैसीय, ठीक है, इमानुएल कांट, कांट उच्चारण बहुत जगह में कांट भी लिखा जाता है मगर एक्चुअली इसका कांट होगा, इमानुएल कांट ट होगा, है ना। तो बहुत जगह में त हो जाता है मगर इसको कांट बोलिएगा, KANT कांट होगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में हिंदी का प्रोनाउंसिएशन बहुत जगह में त हो जाता है या फिर त होता है, कांट होता है या फिर ट लिखा जाता है। तो साफ साफ इंग्लिश में होगा इमानुएल कांट, ठीक है। तो इमानुएल कांट पूरा नाम होगा। तो कांट को आप लिख सकते हैं। तो कांट का गैसीय सिद्धांत सौरमंडल की उत्पत्ति के प्रारंभिक वैज्ञानिक सिद्धांतों में से एक है ना। पृथ्वी के बाहर अगला हम लोग देखते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति के ऊपर जो भी थ्योरी आज तक, जो भी सिद्धांत, जो भी थ्योरी है, उनमें से सबसे प्रमुख जो प्रारंभिक थ्योरी मानी जाती है, जो इमानुएल कांट के द्वारा दी जाती है सौरमंडल का, ये हमारा पूरा जो गैलेक्सी, वो गैलेक्सी किस तरह से हमारा गैलेक्सी बना, इसके बारे में हम लोग बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। और इसकी शुरुआत होता है कि इमानुएल कांट से। अभी तक पृथ्वी की जितने भी सिद्धांत आया है, चाहे गैसीय निबुला सिद्धांत हो, कांट का सिद्धांत हो, है ना, या फिर बिग बैंग थ्योरी, सभी सिद्धांत हैं। वैज्ञानिक रूप से इन सभी सिद्धांतों का पहले बता देने कि वैज्ञानिक रूप से इन सभी सिद्धांतों का एक्सेप्टेंस किया जाता है, थियोरिटिकली इसका एक्सेप्टेंस किया जाता है, मगर इन सभी सिद्धांतों पर कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ लिमिटेशन आती है। तो एब्सोल्यूट इनको सही नहीं माना जाता है, मगर हाँ रिसर्च पेपर के लिए इनको एक आधार माना जाता है। आज भी सौरमंडल की उत्पत्ति का कोई ऐसा थ्योरी, सिद्धांत नहीं आया है जिसके दम से हम लोग कह सकते हैं कि ये 100% ऑथेंटिक है। जो भी सिद्धांत है उसको हम लोग उसके ऊपर बेस करके हमारा बाकी सिद्धांत के ऊपर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट कोई भी सिद्धांत नहीं है, जिसे जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट ने प्रस्तुत किया। तो गैसीय जो सिद्धांत है, गैसीय थ्योरी, पृथ्वी की उत्पत्ति यानी सौरमंडल, पृथ्वी से पहले अगर हम लोग बोलेंगे कि सौरमंडल की जो उत्पत्ति का सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो है इमानुएल कांट। और इमानुएल कांट किस देश के दार्शनिक थे? वो थे जर्मन का, ठीक है ना। और ये पहली बार गैसीय सिद्धांत दिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में अंतरिक्ष में एक विशाल गैसीय बादल मौजूद था। तो शुरुआत के समय में पूरा यूनिवर्स में एक गैसीय बादल था। ये बादल धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संकुचित होने लगा। तो एक विशाल सा फैला हुआ एक बादल था, क्लाउड, एक बहुत बड़ा गैसियस क्लाउड, गैस का एक बादल था। क्या था? गैस का एक बादल, गैसियस क्लाउड था जो पूरा ब्रह्मांड में फैला था। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यह धीरे धीरे संकुचित होने लगा, यानी यह सिकुड़ते गया। फैला था, धीरे धीरे यह सिकुड़ते गया, है ना, धीरे धीरे यह सिकुड़ते गया। यह पूरा बादल धीरे धीरे सिकुड़ते गया। और जैसे ये सिकुड़ते गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और इसके केंद्र में सूर्य के निर्माण हुआ। और इसके केंद्र पर सूर्य, जैसे जैसे ये सिकुड़ते गया और इसका केंद्र में सूर्य का यानी सन का निर्माण हुआ। और आगे की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं ना, बादल के शेष भागों में घूर्णन के कारण चक्राकार संरचना बनी, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। और अंदर में सूर्य बना, और सूर्य के कारण जैसे सूर्य बना, और यहां पर जैसे ये घूमते गए, यानी जो बादल घूम रहे थे ना, संकुचित होकर के ये जैसे एक रिंग का तरह से, जैसे हम लोग शनि ग्रह का देखते हैं। शनि ग्रह का क्या देखते हैं? एक बीच का एक ग्रह और उसका चारों तरफ एक रिंग देखते हैं। शनि ग्रह में, शनि ग्रह का हम लोग रिंग देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये एक बीच में एक सूर्य और चारों तरफ एक रिंग बना, और ये रिंग धीरे धीरे घूम, और रिंगों में छोटे छोटे ग्रहों का आकार बनते गया। यह प्रक्रिया क्रमिक और
प्राकृतिक थी। यह प्रक्रिया लगातार एक के बाद एक प्रक्रिया होते जा रहा था। और क्या हो रहा था ना, प्राकृतिक प्रक्रिया थी। कांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना हुआ था। तो कांट बोल रहे हैं कि सौरमंडल का ये जो उत्पत्ति ये किसी बाहरी प्रभाव के कारण नहीं हुआ था, ठीक है, किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना हुआ। इस सिद्धांत ने वैज्ञानिकों को सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में सोचने की नई दिशा दी। हालांकि इसमें कई खामियां थी, जैसे ये पूरी तरह से गणितीय रूप से सिद्ध नहीं था। तो पहला कि ये जो सूर्य सिद्धांत था, सबसे बड़ा खामी क्या था ना, वो जो बादल जो बना, वो बादल किस चीज का बना, बादल गैसीय अवस्था वो बादल आया, किस कारण वो गैसीय अवस्था में वो बादल आया, और गुरुत्वाकर्षण जो बल सृष्टि हुआ, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहां से आया, किस कारण से, और किन पदार्थों से वो बादल बना। इसके पहले यानी बादल बना, तो बादल बनने से पहले बादल कब बनता है, जब रेत उड़ती है। नॉर्मल हम लोग साइंस में क्या पढ़ते हैं, आसमान में जो बादल, धूल मिट्टी की जो गुब्बारा उड़ता है, देखिएगा जमीन में सतह पर धूल मिट्टी, जब साइक्लोन आती है, जब टॉर्नेडो आती है, विशाल चक्रवात आता है, तो नीचे का धूल मिट्टी ऊपर उड़ाता है कि नहीं, राउंड शेप लेकर के। या फिर आप आसमान में देखिएगा बादल घूमता है, तो बादल सृष्टि तो कहां से होती है ना, पानी, बादल में बादल कहां से बनता है ना, वाटर वेपर कहां से बनता है कि समुद्र का पानी सूरज की रोशनी से गर्म होता है और बादल बनते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो गैस का जो बादल बना, यानी इससे पहले वहां पर किसी भी प्रकार का ब्लास्ट हुआ था, किसी भी प्रकार खगोलीय घटना हुआ था, खगोलीय घटना होने के बाद किसी प्रकार का वहां पर विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद गैसीय अवस्था आया। तो उसके बारे में इमानुएल कांट किसी भी प्रकार से खुलासा नहीं कर पाए कि बादल क्यों आया, कहां से आया, और बादल का पहले जो प्री एग्जिस्टेंस है उसके बारे में ये नहीं बताते हैं। दूसरा इनका क्या लिमिटेशन है, दूसरा लिमिटेशन है ये पूरे रूप से गणितीय रूप से यह सिद्ध नहीं कर पाया। बाद में इसे लैपलास और विकसित किए। तो बाद के समय में इसी गैसियस थ्योरी को लैपलास ने और ज्यादा विकसित किए। फिर भी कांट का यह सिद्धांत आधुनिक निहारिका सिद्धांत की आधारशिला माना जाता है। आधुनिक काल की जो निहारिका जो सिद्धांत है इसका आधार माना जाता है। इस प्रकार यह सिद्धांत सौरमंडल की उत्पत्ति को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रकार पूरा सौरमंडल का समझने का यह आधार है, केवल मात्र सौरमंडल का समझने का यह एक आधार स्तंभ माना जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर लैपलास का निहारिका सिद्धांत, लैपलास की निहारिका सिद्धांत क्या है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं ना। लैपलास का निहारिका सिद्धांत सौरमंडल की उत्पत्ति का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक पियरे साइमन लैपलास ने प्रस्तुत किया। तो लैपलास थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित है, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 1 लाइनर का क्वेश्चन आता है, तो आप बोल सकते हो कि निहारिका जो सिद्धांत है, यह निहारिका सिद्धांत किसके द्वारा दिए गई है ना, पियरे साइमन लैपलास के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और लैपलास किस देश के वैज्ञानिक थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ना, फ्रांस के ये थे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में एक विशाल गर्म गैसीय बादल, जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं, शुरुआत में एक गैसियस क्लाउड शुरुआत के समय में एक बड़ा विशाल गैसीय बादल यानी गैसियस क्लाउड था शुरुआती समय में। जब हमारा सौरमंडल, हमारा यूनिवर्स, हमारा सोलर सिस्टम बन के तैयार नहीं हुआ, उससे पहले एक गैसीय बादल था, ठीक है, गैसियस स्टेट थी, गैसीय बादल थी, जिसको हम लोग निहारिका कहते हैं। यह निहारिका धीरे धीरे ठंडी होकर संकुचित होने लगी और इसके साथ ही इसकी घूर्णन गति बढ़ गई। तो निहारिका गर्म थी और यह निहारिका जैसे जैसे समय बीतते गया यह निहारिका संकुचित होती गई। निहारिका जो फैली थी, अब वो निहारिका क्या हुआ, संकुचित होने लगी। जो निहारिका जो फैला हुआ था, अब निहारिका क्या हुआ, संकुचित होने लगा, ठीक है। तो निहारिका जो फैली थी
अब वो मतलब निहारिका जो फैला हुआ था, अब निहारिका समय के साथ क्या हो रहा, संकुचित होने लगी, निहारिका भी संकुचित होने लगी। और जैसे जैसे वो निहारिका संकुचित होने लगी, उसमें घूर्णन का गति, साथ ही साथ उसमें घूर्णन का गति बढ़ते गया। समय के साथ निहारिका के अंदर निहारिका का जो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कम होते गया और उसका स्पीड बढ़ते जा रहा था। घूर्णन के कारण निहारिका चपटी होकर के चक्र के रूप में फैल गई। तो निहारिका चपटी हुई और चपटी होते हुए वो निहारिका घूमते गई। संकुचन की प्रक्रिया के दौरान इसके किनारे से गैस के छल्ले अलग होते गए और संकुचित के दौरान इसके किनारे से छल्ले अलग होते गए। इसका किनारे का जो छल्ला अलग होते गया, इस प्रकार का अलग अलग छल्ला, अलग अलग रिंग बनते गया। इस प्रकार से अलग अलग रिंग छल्ला इससे अलग निकला। जैसे जैसे छल्ला अलग निकले, ये छल्ले ठंडे होकर के संघनित हुए और ग्रहों का निर्माण हुए। जैसे जैसे ये छल्ला टूटा, बाहरी का हिस्सा इस तरह से छल्ला टूटा और छल्ला टूटने के बाद ये अलग अलग ग्रहों के शकल में ये फिर ये जब संकुचित हो गई, ये छल्ला जब संकुचित हुए तो एक एक ग्रहों का जन्म लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। केंद्र में शेष बचा हुआ भाग सूर्य बन गया और निहारिका ये जो गैसीय बादल, ये जो केंद्र में जो बचा हुआ था, ये अकेले जो बचा था, ये सन के रूप में जाने लगा। केंद्र में जो चीज बचा था ये सन की शक्ल मर के रूप लिया, सूरज के शक्ल में ये इसका रूप ले लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण एक क्रमिक और प्राकृतिक प्रक्रिया हुआ। ठीक है, हालांकि इस सिद्धांत के कुछ खामियां थी, जैसे ये कोणीय संवेग की वितरण को पूरी तरह से नहीं सुलझा पाता। ये कोणीय सिद्धांत के जो कोणीय संवेग की सिद्धांत है, इसको नहीं समझा पाता। दूसरा बात कि लंबे समय तक अधिक स्वीकार्य रहा, मगर फिर भी ये लंबे समय तक इसको एक्सेप्ट कर पहला इसका सबसे बड़ा खामी पॉइंट क्या है ना, सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है कि इनके अंदर घूर्णन बल किस कारण सृष्टि हुई, घूर्णन बल किस कारण ये सृष्टि हुई। और छल्ला जब यहां से अलग हुआ, यहां से जब छल्ला अलग हुआ, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, अंदर तो गुरुत्वाकर्षण बल था, तो इसको जब छल्ला यहां से बाहर निकला तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर हुआ और देन दोबारा छल्ला बना। तो ये जब अलग अलग जब छल्ले बने तो इनसे भी छल्ला क्यों बाहर नहीं गया, इनसे भी छल्ला बाहर क्यों नहीं गया, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, इसका लिमिटेशन है। मगर बाद के समय में भी इसको एक्सेप्टेंस किया जाता है और इसके ऊपर भी रिसर्च हुआ और ये था आपका लैपलास का थ्योरी। जो भी थ्योरी है, अभी तक जो भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, वो सभी थ्योरेटिकल थ्योरी के लिए आपका आधार स्तंभ भूगोल का या फिर स्पेस साइंस का एक आधार स्तंभ माना जाता है। जो भी थ्योरी अभी तक पढ़ा रहे हैं, इनको भूगोल का विस्तार का एक आधार स्तंभ माना जाता है। मगर वास्तव में इसको अगर बोलेंगे कि 100% ये सही है तो ये नहीं होता है। कोई भी थ्योरी 100% सही नहीं होता। हाँ, वो चीज़ों को डील करते हैं, एक हद तक वो समझाने की कोशिश करते हैं। बाद के समय में इसमें किसी भी प्रकार का और बातें इसमें ऐड ऑन होती है, ये समय का ही दस्तूर होती है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भौतिक भूगोल में स्थानिक भिन्नता यानी स्पेशल वेरिएशन हम लोग क्या है, भौतिक भूगोल में स्थानिक भिन्नता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं ना। भौतिक भूगोल में स्थानिक भिन्नता का अर्थ होता है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर प्राकृतिक तत्वों में पाया जाने वाला अंतर है। तो स्थानिक भिन्नता किसको कहते हैं ना, पृथ्वी के विभिन्न स्थल पर पाए जाने वाला जो प्राकृतिक तत्व होते हैं, जैसे जलवायु, जैसे स्थल रूप, जैसे मिट्टी, जैसे वनस्पति और जल के संसाधन। ये जो अलग अलग प्राकृतिक संसाधन होती है, ये अलग अलग जगह में अलग अलग ये रूप में पाई जाती है। हर जगह में एक ही रूप से इनका बंटन नहीं होता है। उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों की जलवायु अलग होती है तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में वर्षा का कम, जबकि वनों क्षेत्रों में अधिक होती है। आप उदाहरण के रूप में देखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र में वहां की मौसम की बनावट देखिएगा एक अलग प्रकार का होता है। बर्फीली वाला इलाके में तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वहां पर मौसम की बनावट अलग होता है। रेगिस्तान में देखिएगा वर्षा
की कमी होती है। और उसके साथ अगर आगे की ओर अगर बढ़ते हो तो रेगिस्तान में देखिएगा पानी की भारी किल्लत होता है, मौसम बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो अलग अलग जगह पर पृथ्वी की जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संपदाएं हैं, उस प्राकृतिक संपदाएं अलग अलग रूप से दिखाई देती है। ये भिन्न प्राकृतिक कारणों जैसे अक्षांशीय, ऊंचाई, स्थलाकृति और सूर्य के विकिरण के असमान वितरण के कारण उत्पन्न होती है। तो प्राकृतिक संपदों का अलग अलग बंटन क्यों होता है ना, इसका सबसे प्रमुख कारण होता है अक्षांशीय, देशांतरीय या फिर अक्षांशीय अवस्थान, या फिर ऊंचाई ऑल्टीट्यूड, या फिर स्थलाकृति। जो भी आपका जो लैंडफॉर्म है वो लैंडफॉर्म किस तरह से वो बना है, ठीक। उसके बाद सूर्य की विकिरण, सूर्य हर जगह सूर्य एक रूप से नहीं पड़ती है सूरज की रोशनी। आप दिखेगा इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर सूरज की रोशनी लंब रूप से पड़ती है, और भूमध्य रेखा से जितने आप उत्तर की ओर और जितने आप दक्षिण की ओर जाएंगे भूमध्य रेखा से सूरज की रोशनी एक एंगल बनाते हुए जाती है, तिर्यक रूप से जाती है, और अंत में जब आप ध्रुवों की ओर यानी पोलर रीजन की ओर जब आप बढ़ जाते हो तो सूरज की रोशनी पृथ्वी को हल्की स्पर्श करती है। इसलिए आप देखोगे कि अंटार्कटिका या फिर आर्कटिक सर्कल में नीचे में आपका साउथ पोल जहां पर हम लोग अंटार्कटिका पाया जाता है, और नॉर्थ पोल में जहां पर आर्कटिक सर्कल होता है, यहां पर सालों दर साल बर्फ जमी रहती है। क्यों जमी रहती है ना, सूरज की रोशनी बहुत ही लिमिटेशन के रूप में यहां पर पहुंचती है, क्योंकि अभी आपको समझाएं कि भूमध्य रेखा पर सूरज की रोशनी, इक्वेटर में सूरज की रोशनी लंब रूप से पड़ती है, और जितना वो आगे की ओर यानी उत्तर गोलार्ध में या फिर दक्षिण गोलार्ध में वो रोशनी तिर्यक होकर के गिरती है, इसलिए उसका जो तापीय प्रभाव वो कम होता है। स्थानिक भिन्नता पृथ्वी पर विविधता को जन्म देती है और विभिन्न क्षेत्रों को विशिष्ट बनाती है। ये जो विभिन्न प्रकार की स्थानिक भिन्नता है, अलग अलग क्लाइमेट्स हैं, अलग अलग क्लाइमेट्स के कारण अलग अलग जो नेचुरल रिसोर्स से कारण, प्राकृतिक संपदा यानी नेचुरल रिसोर्सेस के कारण पृथ्वी पर जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रकार की जैव विविधता यानी हर जगह में एक ही प्रकार का हर जगह में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसका जवाब होगा नहीं। क्या एक ही प्रकार का जानवर दुनिया भर में एक ही जगह में पाए जाते हैं, जिसका जवाब होगा सर नहीं। क्या एक ही प्रकार की मिट्टी हर जगह में पाई जाती है, नहीं। तो ये जो जैव विविधता है, जैव विविधता पूरा पृथ्वी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि यही जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी टिकी हुई है। एक भी अगर आप दूसरे और देखेंगे ना कि एक फूड चैनल होता है, हम लोग बचपन में पढ़ते आते हैं कि फूड चेन, खाद्य पिरामिड में एक उप श्रृंखला बनता है, पिरामिड का शकल में एक श्रृंखला बनता है जो जानवरों का या फिर मनुष्य जानवरों का जो उनके खाने के आधार पर के उनका एक श्रृंखला बनता है। तो खाद्य पिरामिड संतुलित कैसे रहेगा, तो उसको कौन डिफाइन करता है, जैव विविधता। यानी वनस्पति अगर अलग प्रकार की होगी तो जानवर भी अलग प्रकार की पाई जाएगी। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे कृषि उद्योग और बसावट के स्वरूप इसी के अनुसार बदलते रहते हैं। देखिए जीव विविधता इसका सीधा सीधा किसके ऊपर प्रभाव डालता है ना, ये प्रभाव डालता है इंसान की जिंदगी के ऊपर। यानी प्राकृतिक परिवेश डिफाइन करती है हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन कैसे होगा। प्राचीन काल में देखिएगा सिविलाइजेशन, प्राचीन काल में सारा जो सभ्यता वो नदी के किनारे कृषि आधारित। आज के समय में जब साइंस डेवलप हुआ, जहां पर हमें आज के समय में पूरे दुनिया का सिविलाइजेशन का मोड़ कहां पर चेंज हुआ ना, जहां पर प्राकृतिक संपदाएं हैं, जहां पर कृषि खेतीबाड़ी हो रहा है, लोग वहां पर सबसे ज्यादा निवास कर रहे हैं। जहां पर प्राकृतिक संपदा ज्यादा हो रहा है, जो जगह सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी के लिए यानी रोड के लिए या फिर बंदरगाह या फिर एयर ट्रांसपोर्ट के लिए जो जगह सबसे ज्यादा किफायती है वो है आपका पठार वाला क्षेत्र और मैदानी वाला क्षेत्र। तो मैदानी और पठारी क्षेत्र
क्षेत्र में सबसे ज्यादा अर्थनैतिक विकास होता है, और सबसे ज्यादा अर्थनैतिक विकास होता है आपका मैदानी वाला हिस्सा, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कृषि, मैदानी इलाके में कृषि ज्यादा होगा, कनेक्टिविटी ज्यादा होगा, इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए वहां पर बसावट ज्यादा होगा। यानी कुल मिलाकर के पूरा आपका पृथ्वी का जो प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन, इसी प्राकृतिक संसाधनों के बनावट के ऊपर ही इंसान का जीवन बसता है। भूगोल का मुख्य उद्देश्य इन भिन्नताओं को समझाना और उनका विश्लेषण करना, इससे संसाधनों के उचित उपयोग और संतुलित विकास में सहायता मिलती है। चलिए, इस प्रकार के स्थानिक भिन्नता भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण अवधारणा जो पृथ्वी की विविधता को दर्शाता है। जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, इसी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को दर्शाता है। चलिए आगे की ओर आते हैं, जो कि है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ज्वारीय परिकल्पना क्या है ना, ज्वारीय परिकल्पना सौरमंडल की जो उत्पत्ति के संबंधी ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे जेम्स जीन्स और जेफरीज ने प्रस्तुत किया। इसका बड़ा क्वेश्चन 15 मार्क्स का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा और बड़ा क्वेश्चन, दोनों में से किसी एक में आ सकता है। और 15 मार्क्स का इसका क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, जेम्स जीन्स का जो क्लासेस। चलिए, जेम्स जीन्स और जेफरीज प्रस्तुत किए। इस परिकल्पना के अनुसार प्रारंभ में सूर्य एक विशाल और अत्यधिक गर्म गैसीय पिंड था न। प्रारंभ में तो ज्वारीय परिकल्पना टाइडल फोर्स, ठीक है, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ये जेम्स जीन्स और जेफरीज के द्वारा ना। शुरुआत के समय में सूर्य जो था, यानी आज का जो सन, वो आज का सन से भी कई हजार लाखों गुना वो बड़े आकार पर और वो विशाल था। और अत्यधिक गर्म वाले गैसीय पिंड, अत्यधिक गर्म गैसीय पिंड था। एक समय एक विशाल तारा सूर्य के निकट से गुजरा, जिससे सूर्य पर ज्वारीय बल उत्पन्न हुई, और ज्वारीय प्रभाव के कारण सूर्य के बाहरी भाग से पदार्थ खींचकर बाहर निकले गए। ये निकला हुआ पदार्थ अंतरिक्ष में फैल गया और धीरे धीरे ठंडा होकर के छोटे छोटे पिंडों में परिवर्तित हो गया। इस चीज को अभी हम लोग समझते हैं। देखिए, जेम्स जीन्स और पहला जेम्स जीन्स और जेफरीज के कारण पहला यहां पर एक गैसीय पिंड हुआ था। एक आज से हमारा जो सूरज है इससे भी बड़ा, एक यहां से एक आगुन्तक तारा निकला, कॉमेट हम लोग कह सकते हैं। इस तरह से एक आगुन्तक तारा इससे नजदीक तिर्यक रूप से इससे टकराया, इससे पास करके निकला। जब इससे पास से ये निकला तो गुरुत्वाकर्षण के कारण इससे को कुछ हिस्सा, यानी पहला जो सन से कुछ हिस्सा टूट करके बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद ये जब चला गया, ये जो बाहरी वाला हिस्सा था, ये हिस्सा गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की जो जितना सौरमंडल का जितना प्रभाव है, यानी गुरुत्वाकर्षण के बाद यह बाहर नहीं फैला और ज्यादा अग्रसर नहीं हुआ। तारा तो निकल करके बाहर किया, मगर ये जो इसका पिंड, ये यहां से जो पिंड अलग होकर निकला, ये सूर्य के चारों ओर बिखर गया, और बिखरने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों पर ये फैला, और फैलने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में ये सारा फैल गया, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूरज के चारों ओर ये घूमने लगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यह पदार्थ अंतरिक्ष में फैल गया और धीरे ठंडा होकर के छोटे पिंडों में परिवर्तित हो गया। यह पिंड आगे चलकर ग्रहों और उपग्रहों के रूप में विकसित हुए। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण बाहरी तारा के प्रभाव से हुआ। हालांकि इस परिकल्पना में कई सीमाएं भी हैं, जैसे इतने निकट से तारे का गुजरना अत्यंत दुर्लभ माना गया है। इसके अलावा यह सिद्धांत ग्रहों की गति और उनकी संरचना को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। फिर भी यह सौरमंडल की उत्पत्ति को समझाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। इस प्रकार ज्वारीय परिकल्पना सौरमंडल की उत्पत्ति का एक प्रारंभिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं कि चट्टानों के प्रकार को बताइए, टाइप्स ऑफ द रॉक्स। जो विभिन्न प्रकार की जो रॉक्स होती है, विभिन्न प्रकार की जो चट्टान, पृथ्वी में जो चट्टान पाई जाती है, इन चट्टानों को टाइप्स को बताइए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, उत्पत्ति, बनावट और विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाली चट्टानों को मुख्य रूप से 3 विस्तृत श्रेणी में विभाजित किया जाता है। तो पृथ्वी में जितने प्रकार की चट्टान पाई जाती है उनको कुल मिलाकर के 3 कैटेगरीज में उनका डिवाइड किया जाता है। पहली श्रेणी में आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स, इंग्लिश में इसको बोलेंगे इग्नियस रॉक्स, जिन्हें प्राथमिक चट्टान या फिर प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। तो आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक्स, जिसको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण सबसे पहले जो गर्म मैग्मा या फिर लावा को ठंडा होकर जमने से हुआ। इग्नियस रॉक का जन्म कब होता है ना, एस्थेनोस्फीयर में जो लावा है, यह लावा जब आग्नेयगिरी के माध्यम से धरती से जब बाहर आता है, बाहर आने के बाद ये जो लावा के शक्ल में ये जब ठंडा होता है, वर्षों तक जब ये ठंडा होता है, और लावा ठंडा होने के बाद जो कठोर अवस्था में जो पहली शिला या फिर पहली जो चट्टान बन के उभरती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स कहते हैं, या फिर आग्नेय शिला। आग्नेय शिला क्यों नाम हुआ ना, ये आग्नेय से यानी आग से मैग्मा क्या होता है, मैग्मा जब निकलता दिखेगा वो आग की तरह उसको देखने को मिलता है। जैसे कोयला का जब आप चूल्हा में जब हम लोग कोयला लगाते हैं ना, तो कोयला जिस तरह से धधकता है आग की तरह, ठीक उसी प्रकार से कोयला की जैसे वो धधकता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा श्रेणी अवसादी चट्टान। ठीक है, दूसरा होता है अवसादी चट्टान, जो प्राचीन चट्टानों के टूटने और उनके मलबों या वायु द्वारा परतों के रूप में जमा होने से बनती है, और इन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाती है। दूसरा होता है कि वो चट्टान जो इग्नियस रॉक्स या फिर प्राचीन कोई भी चट्टान हो, वो चट्टान जब टूट के बिखरता है दबाव के कारण या फिर जल के कारण, जल के प्रभाव के कारण, या फिर वायु द्वारा वो टूट के बिखरती हुई जाती है, तो उसके बाद जो शिलाएं बनती है या फिर जो चट्टान बनती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं ना, उसे हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। और अवसादी चट्टान का दूसरा नाम क्या है ना, अवसादी चट्टान का दूसरा नाम है परतदार चट्टान, क्योंकि ये परतदार, ये परतों में बनते हैं, ये लेयर्स में बनते हैं, एक एक परत में ये बनता है। किस में बनता है, एक एक परत में, एक एक लेयर में इनका बनावट होता है, इसलिए इसको परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। तीसरी श्रेणी में आते हैं रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानें, जो आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर अत्यधिक तापमात्रा और दबाव पड़ने के कारण इनके मूल स्वरूप में बदलाव आने से निर्मित होता है। और आखिरी में तीसरा बार में तो तीसरी श्रेणी में कौन आता है, रूपांतरित चट्टानें या फिर कायांतरित चट्टान। रूपांतरित वो चट्टान, जैसे नाम से हमें पता चलता है कि रूपांतर हो रहा है, रूप का परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको रूपांतरित कहा जाता है। कौन चट्टाने, कौन सी चट्टाने ना, आग्नेय चट्टाने एवं अवसादी चट्टान। आग्नेय और अवसादी चट्टाने की जो रूप परिवर्तन होती है, रूप कैसे परिवर्तन होता है ना, जब उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव पड़ता है, उसके ऊपर जब दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के कारण उसका आकृति में यानी वो टूटता है, बिखरता है और नए चट्टान का निर्माण होता है। चलिए, ये तीनों प्रकार की चट्टानें एक चट्टान चक्र के माध्यम से एक दूसरे से बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी की सतह का संतुलन बना रहता है। और चट्टानों का ये पूरा श्रृंखला यानी पहला, दूसरा, तीसरा, फिर तीसरा से फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो एक साइकिल यानी एक चक्र के तरह से ये चट्टान बनता, बिखरता और टूटता रहता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का संतुलन हमेशा के लिए पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। प्रत्येक प्रकार के चट्टानों की अपनी विशिष्ट उपयोगिता होती है। जैसे आग्नेय चट्टान खनिजों के लिए प्रसिद्ध होता है, अवसादी चट्टान जीवाश्म ईंधन यानी कोयला तेल के लिए फेमस होता है, और रूपांतरित चट्टान भवन निर्माण के लिए सर्वोत्तम होता है। चलिए अब आते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, देखिए आग्नेय चट्टान वो चट्टान है जिनका निर्माण पृथ्वी के भीतर मौजूद पिघले हुए पदार्थ जैसे मैग्मा हो गया, जैसे मैग्मा
मैग्मा कहा जाता है वो ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से होता है। जब ये मैग्मा पृथ्वी के सतह के नीचे जमा हो जाती है तो इसे अंतर्वधी आग्नेय चट्टान कहते हैं, और जब वो ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से सतह पर लावा के रूप में जमता है तो इसे बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान कहा जाता है। जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होती है वो मैग्मा से जो चट्टान बनती है उसको हम लोग आग्नेय चट्टान, ये आग्नेय जो चट्टान अलग अलग जो छिद्र होते हैं, यानी जो आग्नेयगिरी के अंदर, आग्नेयगिरी का देखिएगा, आग्नेयगिरी के अंदर ये जो एक इसका एक छिद्र से, यानी एक फ्रैक्शन लाइन, एक फॉल्ट से, एक दरार से यहां से मैग्मा बाहर की ओर निकलती है, और ये जो दरार होती है ये साइड में भी फैलती है। तो ये साइड में जब ये फैली जाती है ना तो इसमें से भी लावा जाता है। तो साइड की जो दीवार होती है, यानी जिस रास्ते से मैग्मा ऊपर की ओर आती है, तो इसका जो दीवार होती है, इसी दीवार में बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं। प्रेशर के कारण ये छिद्र बनते हैं, बड़े बड़े दरार, मेन मुख्य दरार, और मुख्य दरार से जो दीवार सब होती है, जो मुख्य दरार जहां से ऊपर की ओर बढ़ती है, जहां से मेन लाइन ये होता है मैग्मा का जो मेन लाइन होता है, ये मैग्मा का बाहर निकलने का, यहां पर आपका मैग्मा है, और ये मैग्मा का निकलना का जो मेन लाइन होता है, ये मेन लाइन यहां से मैग्मा बाहर की ओर आग्नेयगिरी के बाहर ये निकलता है, और इसके जो दीवार होते हैं ये दीवार में भी क्रैक्स आ जाती है, और इसी में मैग्मा चला जाता है, और यहां पर मैग्मा ठंडा होकर के जम जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं ना, इसको हम लोग कहेंगे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। बाद के समय में ये जब ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर अंतर्वेदी चट्टान, यहाँ पर ये अंदर में जो मैग्मा जाने के बाद, ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्वेदी। और ये मैग्मा जब बाहर आ रहा है, और बाहर आते हुए इस तरह से, ये जब मान के चले ये आग्नेय है, इसके बाहर आते हुए जो मैग्मा यहाँ पर ठंडा हो रहा है, और ठंडा होने के बाद जो चट्टान निर्माण हो रहा है, यानी मैग्मा बाहर आने के बाद जो चट्टान का निर्माण हो रहा है, उसको हम लोग बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। यह चट्टान रेवेदार यानी क्रिस्टलाइन होती है, और इनमें किसी भी प्रकार की परतें या फिर जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि आग से बना चट्टान, और आग से किसी भी प्रकार जीवाश्म कैसे रह सकता है, वो तो गर्म होता ना। सबसे गर्म चट्टान ये होते हैं, निर्माण की प्रक्रिया, आग सब कुछ चीजों को जला के राख कर देती है, तो इसलिए यहां पर किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाई जाती है, और इसमें किसी भी प्रकार का लेयर या फिर परत नहीं पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक गर्मी जीवन का अवशेषों को नष्ट कर देती है। आग्नेय चट्टान बहुत ही अधिक कठोर और सघन होते हैं, जिसके कारण इन पर जल का प्रभाव बहुत ही कम पड़ता है, और इनका अपरदन बहुत ही धीमी गति से होता है। विश्व की अधिकांश प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं और प्रायद्वीपीय पठार इन्हीं चट्टानों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार, विश्व के जो भी प्रायद्वीपीय पठार हैं, ये सभी आग्नेय चट्टान से बना हुआ है, और ये बहुमूल्य मिनरल्स यानी बहुमूल्य खनिज पदार्थ के लिए जाना जाता है, जैसे निकल हो गया, जैसे तांबा हो गया, जैसे सीसा हो गया, सोना हो गया, तो खनिजों भंडार के लिए ये जानी जाती है। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान के बारे में समझेंगे कि रूपांतरित चट्टान है क्या। देखिए, रूपांतरित चट्टान वो चट्टान होते हैं जो पहले से मौजूद आग्नेय या फिर अवसादी चट्टान के रासायनिक या फिर भौतिक परिवर्तन के कारण ये बनते हैं। जब पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण ये चट्टानें बहुत ही गहराई में चली जाती है, तो वहां मौजूद अत्यधिक तापमान और ऊपर की चट्टानों की भारी दबाव या उनके मूल खनिज संरचना और स्वरूपों को पूरी तरह से बदल देता है। इस प्रक्रिया को कायांतरित या फिर रूपांतरित कहा जाता है, जिससे चट्टानें अधिक कठोर, सघन और चमकदार हो जाते हैं। तो देखिए, तापमात्रा के कारण, दबाव के कारण आग्नेय चट्टान बदलती है, इसका आकार बन जाता है, इसका संरचना बन जाता है, दोनों ही बदलती है, संरचनाएं बदल जाती है, आकार बदल जाती है, जिसके कारण दबा हुआ जो मूल खनिज होता है, खनिज संरचना और स्वरूप वो पूरी तरीके से बदल जाता है। किसके कारण होता है? दबाव के कारण या फिर रासायनिक
रासायनिक प्रक्रिया के कारण तापमात्रा या फिर दबाव, और यह फिजिकल भी हो सकता है या फिर केमिकली हो सकता है, जिसके कारण ये चट्टान और अधिक कठोर बन के उभरता है और ज्यादा सघन हो जाते हैं और ज्यादा चमकदार हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर पहले से ही क्या था ना, पहले से ही आपका मिनरल्स था, यानी पहले से ही खनिज था, और खनिजों के ऊपर एक प्रकार से दबाव पड़ रहा है, उसके ऊपर रासायनिक प्रक्रिया हो रहा है, जिसके कारण ये और उन दबाव पीड़न के कारण ये और ज्यादा चमकदार, और ज्यादा कठोर और ज्यादा सघन होते हैं। अक्सर इस बदलाव के बाद मूल चट्टानों की पहचानना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए कोयला अत्यधिक दबाव से हीरा बन जाता है और चूना पत्थर बदलकर सुंदर संगमरमर के रूप में धारण कर लेता है। आपका देखिएगा हीरा कहां से बनता है? हीरा कोयला से। कोयला अत्यधिक दबाव के कारण ही कोयला हीरा बनता है, और चूना पत्थर में अधिक दबाव के बाद वह संगमरमर या फिर मार्बल बनता है। तो उसका मूल स्वरूप को पहचानना बहुत ही ज्यादा दुश्वार होता है। रूपांतरित चट्टानों में नई संरचनाएं और धारियां विकसित हो जाती है, जिन्हें हम लोग फोलिएशन कहते हैं। देखिएगा, आपका मार्बल में एक लेयर आपको मिलेगा। जब भी मार्केट से आप घर बनाने के लिए मार्बल आप खरीदते हो, ठीक है ना, किसी भी प्रकार बाजार में आप मार्बल दिखेगा तो मार्बल में एक लाइन आपको, अलग अलग लाइंस आपको धारियां दिखाई देती है, और ये धारियां को हम लोग फोलिएशन कहते हैं। यह चट्टान पानी के प्रति बहुत ही प्रतिरोधी होती है, और इनका उपयोग मूर्तिकला, फर्श बनाने और महंगे सजावट कार्यों में किया जाता है। आप देखिएगा कि घरों में मार्बल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मूर्ति बनाने का काम करते हैं। क्यों ना? ये जल को प्रतिरोध करता है। इनकी मजबूती और सुंदरता के कारण ही ये निर्माण जगत में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुए और पृथ्वी के इतिहास के गहन दबाव की कहानी बयां करते हैं। अब आते हैं आग्नेय चट्टान की विशेषताएं। ठीक है, आग्नेय चट्टान की विशेषताएं लिखिए। देखिए, आग्नेय चट्टान पृथ्वी की प्राथमिक चट्टानी मानी जाती है। पृथ्वी की प्राथमिक चट्टान किसको मानी जाती है? आग्नेय चट्टान को मानी जाती है, जिनका निर्माण मैग्मा या फिर लावा के ठंड होकर जमने से होता है। और इनकी सबसे प्रमुख विशेषता इनकी अत्यधिक कठोरता, सघन बनावट है। यह चट्टान रेवेदार यानी क्रिस्टलाइन होती है, जिनमें रेवों का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि मैग्मा कितनी तेजी से या कितने धीरे ठंडा हुआ। जमीन के अंदर धीरे ठंडा होने पर बड़े रेवे बनते हैं, यानी रेवे अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ठंडा सबसे ज्यादा होगा। इन चट्टानों में परतों की पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में पूर्णतः परतों की अभाव पाया जाता है, क्योंकि इनका निर्माण एक ही बार में पिघले हुए पदार्थ से होता है। इसलिए आपको यहां पर क्या नहीं मिलता है ना, यहां पर आपका चट्टानों में परत नहीं मिलती है। आग्नेय चट्टानों एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते, क्योंकि अत्यधिक उच्च तापमान किसी भी जैविक अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देता है। यह चट्टान रासायनिक अपक्षय के प्रति बहुत ही प्रतिरोधी होती है, लेकिन भौतिक विघटन से इनमें दरार पड़ जाती है। इनमें सोना, चांदी, लोहा, तांबा, निकल जैसे बहुमूल्य खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इन्हें आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते हैं। ठीक है ना, इसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म तो नहीं पाया जाता है, मगर खनिज, मूल्यवान खनिज बहुत ढेर सारी मात्रा में पाई जाती है। विश्व की प्राचीनतम भू संरचनाएं जैसे दक्षिण का पठार इन्हें अभेद्य और भारी चट्टानों से निर्मित करता है।